नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की व्याकरण की बुक से संबंधित वाक्यों की अशुद्धियों वाले जितने भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को व्याख्यात्मक रूप से और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन जी के व्याकरण में जितने भी टॉपिक हैं और उन टॉपिक से संबंधित जो उदाहरण हैं वो आपकी परीक्षा में एज इट इज जैसे कि तैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए उनके हर टॉपिक से संबंधित जो उदाहरण दिए गए हैं उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों की काफ़ी दिनों से मांग थी कि सर डॉक्टर वासुदेव नंदन जी के जो हिंदी का व्याकरण है उसे भी एक बार करा दिया जाए। तो इस क्रम में जो पहला क्लास था शब्द शुद्धि और दूसरी क्लास हम लोग लेकर आए हैं वाक्य शुद्धि की। तो वाक्य शुद्धि की बात करें तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वाक्य की अशुद्धियाँ। वाक्य अशुद्धियों की बात करें तो आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, या उनका जो पद आगे पीछे हो जाता है, या उसमें लिंग वचन काल कारक आदि का कुछ प्रयोग जो है गलत तरीके से कर दिया जाता है और उसी को शुद्ध रूप में करना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। ठीक है ना। तो एक तरफ आप देख रहे हैं अशुद्ध वाक्य और दूसरी तरफ उसका शुद्ध वाक्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले वाक्य की बात करें तो पहला वाक्य है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। और इसका शस्त्र की बात करें तो देखिए शस्त्र का मतलब होता है शस, शस्य धातु से बना हुआ है। शस माने होता है काटना, यानी कि ऐसा हथियार जिसको आप हाथ में लेके चलाते हैं, जैसे चाकू है, तलवार है, ठीक है ना, भाला है। तो भाला दोनों में आता है, हाथ में लेकर भी उसको फेंक कर भी मारा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि शस माने काटना, काटना दिमाग में रखिएगा, इसको हाथ में लेकर काटते हैं उसे आप शस्त्र कहेंगे। ठीक है ना। और दूसरा है अस, अस माने होता है फेंकना, जिसे आप फेंक करके किसी को मारते हैं। तो ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है, दूर से चलाया जाता है, उसे हम अस्त्र कहते हैं। और ऐसा हथियार जिसे हम हाथ में पकड़ करके किसी को काटते हैं, चलाते हैं, तो उसे शस्त्र कहते हैं। तो बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं है, बल्कि बंदूक से जो गोली निकलती है उस गोली का प्रयोग हम लोग हथियार के रूप में करते हैं। तो इसलिए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र होगी। अस्त्र माने फेंकना, ठीक है ना, क्योंकि बंदूक की जो गोली होती है उस गोली से आप हथियार का रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं बल्कि शुद्ध वाक्य होगा कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है। दूसरा वाक्य है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब श्री कृष्ण के अनेकों की बात की जाए तो अनेकों शब्द खुद बहुवचन है, अनेक शब्द खुद बहुवचन है और अनेक का अनेकों नहीं होता है, बल्कि शुद्ध वाक्य होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बिल्कुल इन उदाहरणों को आप बिल्कुल रटते चलें, क्योंकि परीक्षा में आपके यही उदाहरण एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरा वाक्य है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। देखिए एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, बिल्कुल गलत वाक्य है। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ध्यान में रखिएगा। अब इस प्रकार का वाक्य जब कोई वाक्य हो उसमें क्या हो जाए, बोले सर उसमें दोनों वचन हो, दोनों लिंग हो, तो क्या होगा? दोनों वचन हो, दोनों लिंग हो और बीच में और या किसी अन्य अव्यय से जोड़ा गया हो, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, सदैव क्रिया बहुवचन होगी, क्रिया सदैव बहुवचन होगी और अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, चूंकि एक बकरी स्त्रीलिंग है, अंतिम कर्ता है, तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, है ना, क्या मैदान में चर रही और सदैव बहुवचन होगी। ठीक है ना। लेकिन अभी यहीं पे होता है कि एक गाय, दो बकरी और क्या हो गया, दो घोड़े, तो दो घोड़े चर रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि अंतिम जब दोनों लिंग वाले, है ना, और दोनों वचन वाले, है ना, वाक्य में शब्द दिखाई दें, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रिया होगी सदैव बहुवचन होगी और अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चौथा वाक्य आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। देखिए बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, है ना, बाघ और बकरी एक घाट। तो ऐसा वाक्य
बिल्कुल अशुद्ध है, बल्कि शुद्ध वाक्य होगा बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ठीक है ना। जब किसी वाक्य में जो दोनों लिंग के है ना कर्ता हो, दोनों लिंग हो और एक वचन हो दोनों, तो क्रिया सदैव बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, कि एक वचन हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो, और एक वचन हो तो सदैव बहुवचन और पुल्लिंग होगा। ठीक है ना, क्रिया सदैव बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। ठीक है ना। बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते हैं, है ना, बाघ और बकरी, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विभक्त से रहित हो। ठीक है, इसे ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, और या इस शब्द में जुड़े हों, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है। वाक्य संख्या 5 है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है ना। अब देखिए, कई रेलवे नहीं होता है ना, बल्कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसे आप दिमाग में रखे रहिएगा, है ना। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक, यहाँ पे जो शब्द है उस शब्द के क्रम का प्रयोग थोड़ा सा गलत कर लिया गया था, इस कारण से वाक्य अशुद्ध था। ठीक है ना। वाक्य संख्या 6 है कि मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, संदेह की बात यहाँ पे कहाँ पे आ गई। ठीक है ना। तो शुद्ध क्या वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा मैं समझता हूँ कि युद्ध जो है 1944 के पहले बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो शुद्ध वाक्य होगा कि मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे संदेह है, ये वाक्य गलत है, ध्यान में रख लीजिएगा। और ऐसा कोई प्रयोग कर रहा है तो केवल अंग्रेजी के शाब्दिक अनुवाद की देन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाक्य है, यानी कि 7वां वाक्य है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे प्रदान शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये गलत होता है। जब किसी छोटे व्यक्ति द्वारा किसी अपने से बड़े व्यक्ति को जब कुछ दिया जाता है तो उसे प्रदान नहीं बल्कि अर्पित किया जाता है। तो चूंकि छात्र छोटे हैं, पंडित नेहरू जी बड़े हैं और उनके अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है, तो बिल्कुल दिया नहीं बल्कि अर्पित किया जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे हैं तो अपने से बड़े को अर्पित करते हैं, और बड़ा जब हमें कुछ देता है तो हमको प्रदान करता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। चूंकि छात्र छोटे हैं तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, अशुद्ध हो गया। शुद्ध होगा कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है ना। तो देखिए, छोटा अर्पित करता है और बड़ा प्रदान करता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वाक्य संख्या 8 है कि भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। चूंकि भारत सरकार बड़ी है और अपने से छोटी किसको, अरुंडेल को पद्म विभूषण दिया जा रहा है, तो अर्पित नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो भारत सरकार क्या है, बड़ी है। भारत सरकार ने श्रीमती किसको, रुक्मणी अरुंडेल को क्या, भारत विभूषण की पदवी प्रदान किया। ठीक है ना। क्योंकि बड़ा व्यक्ति यानी बड़ी संस्था किसको, छोटे व्यक्ति को क्या कर रहा है, कुछ अगर दे रहा है तो देना प्रदान कहलाएगा, और छोटा बड़े को देगा तो अर्पित देगा। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 7वें का उल्टा ये है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और देखिए, इसकी व्याख्या भी दी है कि बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद, है ना, के अर्थ में प्रदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे वाक्य संख्या 9 है कि शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। भैया देखो, नाटक का प्रयोग नहीं होता है बल्कि शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। ठीक है ना। तो नाटक का प्रयोग नहीं होगा बल्कि नाटक के दृश्यों का अभिनय होगा, है ना। देखे होंगे प्ले किया जाता है ना, तो प्ले माने खेलना, नाटक खेला जाता है, नाटक का अभिनय किया जाता है, नाटक के दृश्य का प्रयोग नहीं होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। 10वां वाक्य है कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत नहीं होती बल्कि गाने की रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो गाने का कसरत नहीं बल्कि गाने का रियाज होता है या गाने का अभ्यास होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। वाक्य संख्या 11 है कि एक गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, इसका शुद्ध रूप होगा, देखिए, गीत की लड़ी नहीं होती है बल्कि गीत की कड़ी होती है। ठीक है ना। तो वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लड़ियाँ नहीं होता है, लड़ियाँ नहीं बल्कि कड़ियाँ होता है, तो वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है।
वाक्य संख्या 12 है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि सौभाग्यवती कन्या जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो सौभाग्यवती कैसे हो सकती है ना। शादी के बाद सौभाग्यवती होती है, ध्यान में रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या नहीं, ठीक है ना। शादी हो जाएगी तब सौभाग्यवती होगा, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। विवाह के बाद ही कन्या सौभाग्यवती होती है, इसके पहले नहीं होती है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आयुष्मती इसीलिए देखे होंगे जो शादी के निमंत्रण पर कार्ड वगैरह छपता है ना, तो आयुष्मती लिखा रहता है और आयुष्मान लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, वाक्य संख्या 13 है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। देखिए, भारी भरकम भीड़ का शब्द प्रयोग किया गया, भारी भरकम नहीं, वहाँ पर भारी भीड़ थी, ठीक है ना। वहाँ पर भारी भीड़ लगी थी, और भारी भरकम शब्द का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया है। आप कह सकते हैं कि अधिक पदत्व है ना, अधिक पद का प्रयोग कर दिया गया है, उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। वाक्य संख्या 14 है कि शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। देखिए, शोक का प्रयोग दुख के लिए होता है, लेकिन ऐसा दुख जब कोई जो व्यक्ति जो है आपसे दूर हो जाए, जिसका वियोग हो जाए, और उसके दुख से है ना, उसका जो दुख होता है वो शोक कहलाता है, यानी कि मृत्यु आदि के समय, ठीक है ना। खेद क्या है, खेद भी दुख ही होता है, लेकिन किसी वस्तु आदि के खोने से जो दुख होता है उसे हम लोग खेद कहते हैं। तो शुद्ध वाक्य होगा, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ठीक है ना। मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया तो खेद होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। शोक किसी के निधन, मृत्यु आदि पर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वाक्य संख्या 15 है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। देखिए, घोर नहीं बल्कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घोर शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये गलत होता है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होता है, ऐसा आप शुद्ध करें, ठीक है। वाक्य संख्या 16 है कि आपका पत्र सा धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। बिल्कुल गलत है। आपका पत्र मिला, एक वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया, धन्यवाद, ठीक है ना। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि आपका पत्र सा धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, तो इसका अर्थ हो जाता है कि आपका पत्र तो मिला ही, साथ ही धन्यवाद भी मिला है, यानी कि पत्र के साथ साथ धन्यवाद भी मिला है, ठीक है ना। जबकि अशुद्ध है, आपका पत्र मिला तब आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, वाक्य संख्या 17 है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। देखिए, हेतु की बात करें तो हेतु का मतलब होता है उद्देश्य या कारण, ठीक है ना। लेकिन जब कोई विशेष उद्देश्य हो, कोई विशेष कारण हो, तब वहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग होता है। अब पति पत्नी के झगड़े के लिए कोई हेतु नहीं होगा, बल्कि पति और पत्नी के झगड़े का कारण हो सकता है। इसे ध्यान में रखिएगा कि पति और पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। चलिए, वाक्य संख्या 18 है कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। बिल्कुल गलत है। भय 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 माने डर से भागना, भागना माने भय, ठीक है ना। जैसे कोई किसी को खदेड़े मारने के लिए, पीटने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे व्यक्ति भय से भागेगा, ठीक है ना। भागना भय से होता है, ठीक है, ये गलत है। बल्कि ये होगा कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया, है ना। अब मिठाई पाएगा तो खुश हो जाएगा, अब खुश होगा तो दौड़ता हुआ आएगा, डर से नहीं भाग के आएगा, ठीक है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ता आ रहा है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 19 है कि वर्तमान जो समर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। देखिए, समस्या सर्व प्रमुख नहीं होती है, बिल्कुल समस्या सबसे बड़ी होती है। इसे ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान महासमर जो है संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान में रखिएगा, सर्व प्रमुख समस्या नहीं बल्कि सबसे बड़ी समस्या है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। वाक्य संख्या 20 है कि इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष की है। बिल्कुल, इस समय आपकी उम्र नहीं बल्कि आयु होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आयु नहीं बल्कि उम्र होगा, इसे ध्यान में रखिएगा कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो आयु जो है जीवन का अगर देखा जाए, है ना, समस्त उम्र जो है आयु होती है। जैसे 80 वर्ष की आयु में कोई मर गया, 90 वर्ष की आयु किसी ने पूरी कर ली, तो उसे आप कहेंगे आयु। आयु समस्त होता है, और उम्र जो होती है ना, उम्र एक भाग होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों की उम्र है, हम लोगों की आयु नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। आपकी अवस्था कितनी है? 40 वर्ष है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, आयु नहीं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब वाक्य संख्या 21 है कि उसकी पत्नी बड़ी लजीज है।
अब देखिए भाई, लजीज, किसी की पत्नी लजीज नहीं होती। लजीज का मतलब होता है स्वादिष्ट, है ना। स्वादिष्ट यानी कि लजीज शब्द का प्रयोग आप सदैव खाने पीने के लिए करेंगे। किसी की पत्नी के लिए, किसी के भाई के लिए लजीज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी की शर्ट देख करके, किसी की जींस पैंट देख करके, ठीक है ना। तो लजीज माने होता है स्वादिष्ट, सिर्फ खाने की वस्तुओं के लिए। जैसे पुलाव बहुत लजीज है ना, पनीर बहुत लजीज है, खाना बहुत लजीज है। तो लजीज मतलब होता है स्वादिष्ट, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका प्रयोग जो है खाने पीने की चीज़ों के लिए किया जाता है ना, पहनने आदि के लिए नहीं होता है, किसी व्यक्ति वस्तु के लिए, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। वाक्य संख्या 22 है कि एक प्रलय प्रचंड हुंकार हुआ। देखिए प्रलय प्रचंड है ना, हुंकार हुआ, तो यहाँ पर इसका विशेषण प्रयोग होगा एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। प्रलयंकर माने प्रलय को करने वाला, है ना। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि प्रलय का जो विशेषण होगा प्रलयंकर, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। वाक्य संख्या 23 है कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, ठीक है ना। देखिए कोई व्यक्ति जो मूर्ख होगा वही अपने नाम के आगे श्री लगाता है और जी लगाता है, ठीक है ना। तो श्री और जी अपने नाम के आगे नहीं लगाया जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि मेरा नाम आनंद कुमार है, इसे ध्यान में रखिएगा। और एकाध परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, इसी रूप में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वाक्य संख्या 24 है कि मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं इसका अर्थ यह नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि मैं इसका अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। शुद्ध वाक्य इसका होगा कि मैं इसका अर्थ यह नहीं लगाता, है ना। यहाँ पे देखिए वह है, ठीक है ना, तो वह अर्थ नहीं, मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और की का प्रयोग जो किया गया है ये अधिक पदत्व के रूप में किया गया है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाक्य संख्या 25 है कि अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है और अभंग एक मराठी छंद है, ठीक है ना। एक प्रकार का नहीं होता है, एक प्रकार का प्रयोग यहाँ पे अशुद्ध है, बल्कि अभंग एक मराठी छंद है, एक प्रकार नहीं, एक मराठी छंद है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 26 है कि उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। अब देखिए बुद्धि हर काम में प्रकट होगी, है ना। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। उनके हर काम में, ये वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, ऐसा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उनके शब्द का प्रयोग बार बार नहीं होगा, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 27 है कि 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। अब देखिए यहाँ पे के बीच, है ना, के और बीच शब्द लिखा गया है, जबकि होना चाहिए कि 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में, है ना। फिर यहाँ पे बीच लिखा गया है, बीच बीच 2 बार नहीं प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के कटुता, है ना, बीच में कटुता उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। तो कटुता उत्पन्न हो गई है, बीच शब्द की जो दुरुक्ति 2 बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब वाक्य संख्या 28 है कि उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। देखिए प्रातः काल मानने ही होता है कि प्रातः का समय, ठीक है ना। फिर समय लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है कि एक बार प्रातः काल और फिर समय लगाइए, ठीक है ना। तो शुद्ध वाक्य होगा उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है वाक्य संख्या 29, आपका भौदी। भैया देखिए भौदी माने भी आपका होता है और आपका माने भी आपका होता है, तो या तो आपका प्रयोग करिए या तो भौदी प्रयोग करिए, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी, मेरे ख्याल से GIC PGT का कोई पेपर था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। वाक्य संख्या 30 है कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए सरगर्मी के साथ दृष्टिगोचर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो सरगर्मी दिखाई देगी, दृष्टिगोचर नहीं होगा, दृष्टिगोचर शब्द का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया है, ठीक है। आगे वाक्य संख्या 31 है कि वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, है ना। तो कागजात
का निरीक्षण किया, बल्कि शुद्ध रूप होगा वकीलों ने कागजों की जांच की। ठीक है ना, तो कागजों की जांच होती है, यहाँ पे कागजात शब्द गलत है बल्कि कागजों होगा, निरीक्षण शब्द गलत है बल्कि यहाँ पे जांच होगा, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, वकीलों ने कागजों की जांच की। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 32 है कि ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना, है ना, घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रधान होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्रम की जो अशुद्ध रूप आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ऐसे चित्रों में प्रधान होता है। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य के अंकन में ऐसे चित्रों की प्रधानता होती है। ठीक है ना, तो क्रम देखिए सुधार लीजिएगा, इसमें क्रम दिया ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या किसी घटना दृश्य, ठीक है ना, रूप का अंकन होता है, तो किसी व्यक्ति या घटना के रूप या किसी दृश्य का अंकन ऐसे चित्रों में होता है। ठीक है, वाक्य संख्या 33 है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। अब देखिए जिस क्रम में आपके एक करता है उसी क्रम में उनकी क्रिया होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ बहुत से पशु, अब पशु हैं तो वहाँ बहुत से पशु और पक्षी, तो पहले पशु है तो पशु चरते और पक्षी है तो उड़ते दिखाई दिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, वहाँ पर बहुत से पशु उड़ते नहीं बल्कि बहुत से पशु हैं चरते दिखाई देंगे, बहुत से पक्षी चरते नहीं बल्कि उड़ते दिखाई देंगे। तो जिस क्रम में आपको एक कर्ता दिखाई दे रहे हैं उसी क्रम में उनकी क्रिया होनी चाहिए कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी, है ना, तो पशु चरते और पक्षी उड़ते दिखाई दिए, ऐसा वाक्य जो है शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए वाक्य संख्या 34 है कि यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। ठीक है ना, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य होगा। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। अब वाक्य संख्या 35 है कि नारायण जिसे 6 महीने की सजा हुई थी की अपील मंजूर की गई। तो आप दिमाग में रखिएगा कि नारायण जिसे 6 महीने की सजा हुई थी की अपील मंजूर हो गई। अब 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। शुद्ध वाक्य होगा यही कि 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। ठीक है, अब वाक्य संख्या 36 है कि उसने क्या किया, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी खड़ी बोली की। अब देखिए कितना उल्टा पलटा क्रम किया है ना, शुद्ध क्रम यही होगा कि उसने खड़ी बोली की निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी, उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी, शुद्ध ही होगा। ठीक है, वाक्य संख्या 37 है कि भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है ना, भारत उनका है। देखिए अब यहाँ का शुद्ध वाक्य क्या होगा कि भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है, उनका नहीं बल्कि भारत हमारा है, ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए वाक्य संख्या 38 है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। देखिए बात का स्पष्टीकरण है ना, अपनी बात के स्पष्टीकरण, ठीक है ना, के लिए। तो देखिए मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने का नहीं होता है, करने का नहीं, करने और के लिए दोनों तो एक ही होता है। तो बस आप दिमाग में रखिएगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। बात के स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं होता, स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। तो जब कर्ण लग गया तो कर्ण के साथ करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, स्पष्ट करने के लिए होता तो हो जाता, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए, तो स्पष्टीकरण के लिए, ठीक है ना, स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं होगा, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब वाक्य संख्या 39 है कि यह काम आप पर निर्भर करता है। ध्यान में रखिएगा, यह काम आप पर निर्भर करता है, तो यह काम आप पर निर्भर है, निर्भर करता नहीं बल्कि यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर करता है नहीं बल्कि यह काम आप पर निर्भर है, इसे ध्यान में रखिएगा। वाक्य संख्या 40 है मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य होगा मैं आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूँ। ठीक है ना, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता नहीं बल्कि मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा रखता हूँ, आप पर भक्ति या श्रद्धा रखी जाती है। और ये वाक्य GIC PGT में पूछा गया था। ठीक है, 2016 वाले में। आगे वाक्य संख्या 41 है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। देखिए शिक्षक प्रश्न पूछते नहीं हैं बल्कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं,
शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते नहीं हैं, ठीक है ना। पूछेंगे तो आप, शिक्षक तो प्रश्न आपसे करता है और आपको उत्तर देना होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और वाक्य संख्या 42 है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। भैया देखो, प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, ठीक है। वाक्य संख्या है 43। 43 क्या है कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, है ना। देखिए, सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, थी नहीं, थाती था। सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, ध्यान रखिएगा, थाती थी नहीं बल्कि थाती था, थाती था, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 44 है कि कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। भैया देखो, गले में बेड़ी नहीं पड़ती है, ठीक है ना, कहाँ पड़ती है, पैरों में। तो ध्यान रखिएगा, कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। गले में बेड़ी नहीं पड़ती है, ठीक है ना, पैरों में, ठीक है ना, बेड़ियां पड़ती है। अब वाक्य संख्या 45 है कि ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें, तो ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ठीक है ना, देखने में आती है नहीं, आती है, इसे ध्यान में रखिएगा। बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि एकाध के साथ एक वचन का प्रयोग होगा। जहां भी आपको एकाध शब्द मिल जाए तो उसके साथ क्रिया एक वचन होगा। ऐसे एकाध बात और देखने में आती है नहीं, आती है, ठीक है। वाक्य संख्या 46 है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ठीक है ना, मैं आपका दर्शन करने आया हूं नहीं, ठीक है ना, मैं आपका दर्शन करने, है ना, तो आपका नहीं होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आपका नहीं बल्कि आपके, क्योंकि जो हिंदी में प्राण है, दर्शन है, समाचार है, दाम है, लोग है, होश है, हिज्जे, भाग्य, आंसू, ये सब बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन शब्दों के साथ क्रिया सदैव बहुवचन होती है। तो मैं आपका नहीं बल्कि आपके, ठीक है ना, दर्शन कर लिए, ठीक है, समाचार मिले, है ना, होश उड़ गए, है ना, इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाक्य संख्या 47 है कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अरे भाई, अनेक भावों को प्रकट नहीं करती है, ठीक है ना, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। भाव, है ना, भाव का बहुवचन भाव नहीं होगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना, भाव सदैव एक वचन होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, वाक्य संख्या 48 है कि इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ठीक है ना, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो आ जाएगा यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस नहीं बल्कि यह बात होगा, ठीक है, इस ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 49 है कि उसके चाचा को लड़की हुई। भैया, उसके चाचा को लड़की हुई, ये संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ जुड़ना चाहिए, बल्कि शुद्ध होगा कि उसके चाचा के लड़की हुई, ठीक है ना, उसके चाचा को लड़की नहीं बल्कि उसके चाचा की लड़की हुई, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या संबंध कारक होना चाहिए, ठीक है। वाक्य संख्या 50 है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। देखिए, शब्द केवल और संकेत मात्र का प्रयोग यहाँ पे किया गया, या तो केवल संकेत है ना, अब संकेत के साथ मात्र भी आप लगा रहे हो तो गलत है, ठीक है ना, या तो मात्र लगाओ या तो केवल लगाओ। तो शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत, मात्र नहीं, मात्र माने फिर केवल हो जाएगा, तो शब्द केवल संकेत है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना आपको यहीं से रहती है, और कभी कभी तो कई वाक्य पूछ लिया जाता है और कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध है या कौन एक शुद्ध रूप में है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या यानी कि जो वाक्य संख्या 51 है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो यही है ना, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं लगेगा, इन दोनों में यही अंतर है, केवल, है ना, केवल 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 शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पे गलत किया गया है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। हम अवश्य ही आएंगे, तो यहाँ पे शुद्ध रूप इसका होगा हम तो अवश्य, है ना, जाएंगे। तो देखिए वाक्य है हम अवश्य ही जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया हम तो अवश्य जाएंगे, ठीक है ना, शुद्ध रूप होगा हम तो अवश्य जाएंगे, ठीक। वाक्य संख्या 53 है, किसी भी आदमी को भेज दो, इसका शुद्ध रूप होगा किसी आदमी को भेज दो, ठीक है ना।
तो किसी भी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। किसी आदमी को भेज दो, ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है ना। इन्हीं की किस ही शब्द बना ही है किसी से, तो भी लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। वाक्य संख्या 54 है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। तो अब देखिए बिल्कुल और भी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। ठीक है ना। बिल्कुल और भी का प्रयोग गलत है। ठीक है ना। तो बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग मत करिएगा। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 55 है कि चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। ठीक है ना। फिर देखो यहां भी प्रयोग किया है, चाहे जैसे हो, भी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तुम जाओ। ठीक है। चलिए, वाक्य संख्या 56 है कि मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। ठीक है ना। अब मोल शब्द एक वचन होता है, दिमाग में रखिएगा कि मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली, लिए नहीं बल्कि मोल ली। ध्यान में रखिएगा, मोल शब्द का प्रयोग एक वचन में होना चाहिए। ठीक है। आगे वाक्य संख्या 57 है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। देखिए वापस और लौटना, है ना। थोड़ी देर बाद वो लौट आए, या आप कह सकते हैं थोड़ी बाद वो वापस आए। वापस और लौटना दोनों का प्रयोग साथ साथ नहीं होता, या तो लौट आए या तो वापस आए, एक ही प्रयोग करिएगा कि थोड़ी देर बाद वो लौट आए या थोड़ी देर बाद वो वापस आए। ठीक है ना। वाक्य संख्या 58 है कि प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। अब देखिए भाई, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, ना ना ना, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, चुनेंगे नहीं बल्कि चुनाव करेंगे। ठीक है। वाक्य संख्या 59 है, मैं हल करने की तलाश में हूं। भाई देखिए, हल की तलाश नहीं होती है, आप कह सकते हैं कि मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूं। ठीक है ना। हल करने की तलाश में नहीं बल्कि इस सवाल के हल की तलाश में हूं, इसे ध्यान में रखिएगा। थोड़ा बढ़ा करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। वाक्य संख्या 60 है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। अब देखिए, शायद और जरूर शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, या तो शायद होगा या तो जरूर होगा। ठीक है ना। तो शायद और जरूर शब्द का प्रयोग आप एक साथ नहीं करेंगे, ये शुद्धि इसमें है कि तब यह काम जरूर होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। शायद और जरूर शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। अब आगे है वाक्य संख्या 61, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। ठीक है ना। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ठीक है ना। जबकि लोगों को है, जिसमें नहीं होगा, जिसमें नहीं होता है, जबकि, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। कभी कभी का प्रयोग अनुचित होता है, दोनों विरोधी होते हैं, प्राय और कभी कभी, ध्यान में रखिएगा। प्राय और कभी कभी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी नहीं, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा प्राय ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को मत बदलना पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 62 है कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। अब देखिए, चाह नहीं बल्कि तलाश में। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में या पानी की तलाश में घूम रहा था, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। वाक्य संख्या 63 है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बिल्कुल गलत है, स्वभाव के अनुसार, है ना। आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। गर्म और ठंडा के प्रयोग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बर्फ ठंडी होती है, आग गर्म होती है। तो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। ठीक है। वाक्य संख्या 64 है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है ना। तो अच्छा प्रबंध है, तो तरुण शब्द और यहाँ पे देखिए नवयुवक शब्द, दोनों का प्रयोग गलत है ना। या तो कहीं हमारे यहाँ तरुण की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या तो कहीं हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो तरुण और नवयुवक दोनों का अर्थ एक ही होता है, और तरुण और नवयुवक का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है। वाक्य संख्या 65 है कि कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, है ना। अनुग्रह करें, बिल्कुल आप एक अनुग्रह नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कृपया आप ही यह बताएं। ठीक है ना। कृपया आप ही यह बताएं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए,
अब वाक्य संख्या 66 है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब देखिए संभव का अर्थ हो सकना में है, तो संभव और सकना का प्रयोग एक साथ आप नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक है ना। मुझसे यह काम संभव हो नहीं सकता है, नहीं, क्योंकि मुझसे यह काम संभव नहीं। ठीक है ना। संभव और सकना का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ठीक है। वाक्य संख्या 67 है, ना केवल यही बल्कि वे वहां से चले भी आए। ठीक है ना। केवल, है ना, केवल के साथ यही का प्रयोग अशुद्ध है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कि यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए, ये कर लीजिएगा, है ना। ना केवल नहीं बल्कि यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए, इसका प्रयोग करिएगा और वाक्य आपका शुद्ध बन जाएगा। ठीक है। आगे है वाक्य संख्या 68। 68 की बात करें तो यह कहना आपकी भूल है, बिल्कुल शुद्ध रूप होगा, यह कहना आपकी गलती है ना। गलती और भूल अंतर होता है। ठीक है ना। तो यह कहना आपकी गलती है। वाक्य संख्या 69 है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि खेद का प्रयोग छोटी वस्तु के लिए, है ना, जो आपसे खो जाए तो कष्ट हो, उसे खेद कहेंगे। और जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उससे जो उत्पन्न दुख होता है उसे हम लोग शोक कहते हैं। तो शास्त्री जी की मृत्यु का हमें बड़ा दुख हुआ, है ना। दुख और शोक आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। खेद का प्रयोग गलत है। ठीक है। चलिए आगे है वाक्य संख्या 70 कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तो आप दिमाग में रखिएगा कि व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, जिससे नहीं ताकि। ठीक है ना। ताकि, जिससे। ठीक है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखिए वाक्य संख्या 71 की बात करें तो वाक्य दिया है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अब देखिए मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी बल्कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। बड़ी बात होगा, बड़ी बात होगी नहीं बल्कि बड़ी बात होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया होना चाहिए। ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं वाक्य संख्या 72 कि एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक कर सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, कर माने ही होता है करके, तो करके का प्रयोग वहां पे करना नहीं चाहिए। एक एक कर, ठीक है ना, सभी मर गए, इसे ध्यान में रखिएगा। वाक्य संख्या 73 है कि वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। वाक्य संख्या 74 है कि शिवाजी की खूब धाक जमी। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा शिवाजी की काफी धाक जमी। खूब नहीं बल्कि काफी। ठीक है ना। खूब नहीं बल्कि काफी धाक जमी, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। वाक्य संख्या 75 की बात करें, चरखा काटना चाहिए। चरखा काटा नहीं जाता बल्कि चरखा चलाना चाहिए। तो चरखा चलाना चाहिए, काटा तो भाग या सूत जाता है। ठीक है ना। चरखा चलाना चाहिए, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और वाक्य संख्या 76 है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अब ना देखिए मुक्त हस्त, है ना, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हस्त से नहीं लगेगा, मुक्त कंठ नहीं, है ना, मुक्त कंठ से नहीं बल्कि मुक्त कंठ। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि मुक्त हस्त है धन लुटाया, से का प्रयोग यहाँ पे गलत किया गया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और अगला है वाक्य संख्या 77 जो कि अंतिम भी है कि राम और श्याम संबंधी चर्चा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा होगी, संबंधी चर्चा नहीं होगी। तो अगर कोई संबंधी चर्चा करता है तो वहाँ पे गलत होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है कि राम और श्याम संबंधी चर्चा का अर्थ है कि संबंधी शब्द ना होकर के केवल श्याम से ही चर्चा हो रही है। लेकिन संबंध चर्चा होगी तो राम और श्याम दोनों से संबंध चर्चा होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो राम और श्याम से संबंधी ना बल्कि राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। ठीक है ना। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आपने 77 वाक्य जो कि डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक में दिए गए हैं, और ये उदाहरण हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2-3 बार इसको देख करके आप याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।